नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं ताकि उसके संदर्भ में अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकें हमारे टोल फ्री कॉल सेंटर के नंबर से। जी हाँ, बता दें आपको कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम क्या विषय लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे समन्वित खेती में विभिन्न घटकों के समावेश के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और साथ ही साथ चर्चा करेंगे मूंग व चौला यानी कि लोबिया की किस्में और उसकी बुआई के बारे में। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं हमने आपको जानकारी दे दी है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप अब अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113-061, 1800-113-061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। आइए आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर टी राम, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर AS पवार जी, जो निदेशक हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर पवार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जानकारी दे दी है हमने आपको कि किन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब बस आपको क्या करना है, अपना फोन उठाना है और अपनी फोन से टोल फ्री नंबर डायल करना है। जैसे ही आपका कॉल यहां पर कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनेंगे और आपके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक विस्तार के तौर पर जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर पवार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विषय है हमारा समन्वित खेती। तो डॉक्टर पवार, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे समन्वित खेती क्या है, इस प्रणाली को हम कैसे समझ सकते हैं? कि समन्वित खेती क्या है? जो किसान खेती कर रहा है वो भी खेती का एक अंग है, लेकिन उसमें समन्वय दिखाई नहीं देता है जी। समन्वित कृषि प्रणाली में जो किसान के पास होने वाले कंपोनेंट्स हैं उनको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस प्रकार उनका समावेश करें कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट का जो है इनपुट का काम करे और वो जो इनपुट एक आदान के रूप में दिया जा रहा है उसका खर्चा कम करे और उसकी उत्पादकता को बढ़ाए। इसके साथ साथ वो पर्यावरण जो है इसके प्रदूषण को कम करने में सहायक। इसमें जब आप इन कंपोनेंट की बात करते हैं तो सबसे पहली तो बात हमारी आती है जब हम खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं तो हमारी कृषि फसलें होती हैं उनको हम समेकित करेंगे पशुधन के साथ। तो ये सामान्यतः अगर आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में फसलों को पशुधन के साथ समेकित किया गया है और किस प्रकार से उनको किया गया है कि जो उनके उत्पाद हैं या व्यर्थ पदार्थ है उन सबको जो है आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यूज करें और उनको दूसरे घटक में एक इनपुट के लिए लेके जाएं जिससे उसका उत्पादन बढ़े। जैसे अगर पशुधन है, गाय है, आपके पास भैंस है तो इसका मूत्र और गोबर को हम अच्छी प्रकार से जो है खाद बनाए या दूसरे हमने जो जैविक कृषि के उत्पाद बनाए उनसे फसलों में यूज जी। तो हम कह सकते हैं ये एक प्रणाली जो है हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हमारे किसान इसे अपना करके न केवल अपनी लागत में कमी ला सकते हैं बल्कि अपनी आय को भी यहाँ पर काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, किस तरह से हमारे किसान इसे अपना सकते हैं इसके बारे में आपसे जानेंगे डॉक्टर पवार, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को हम एक खास रिपोर्ट यहाँ दिखा देते हैं। खेती की कई सारी विधाओं को एक साथ समायोजित करके समय और जगह का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके मुनाफे को कई गुना करना ही समन्वित खेती है। इसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, फल सब्जी उत्पादन, मछली पालन और वानिकी की कई विधाओं को एक साथ समायोजित किया जाता है। समन्वित खेती छोटे या सीमांत किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। अगर किसी किसान ने फूलों की खेती कर रखी है तो वो किसान इसके साथ मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं या फिर मछली पालन के साथ साथ 1 एकड़ के तालाब में 16 शुकर, 200 मुर्गियां और करीब 120 बत्तख पाल सकते हैं। तालाब के किनारे केले की खेती भी की जा सकती है। धान उत्पादक राज्यों में बत्तख पालन की बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
यहाँ 10 से 15% धान के आधे भरे हुए दानों को बत्तख बड़े चाव से खाते हैं। इससे बत्तख पालन में लगने वाली लागत में भी कमी आती है। इसके अलावा फसल उत्पादन से मिलने वाले पुआल या भूसे का उपयोग पशुओं के आहार के अलावा मशरूम उत्पादन में भी किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ उपायों को अपनाकर समन्वित खेती में विभिन्न घटकों का समावेश कर इसे सफल बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, फायदे को भी कई गुना किया जा सकता है। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जाना कि समन्वित खेती प्रणाली है क्या, किस तरह से ये फायदा आपको पहुंचा सकती है, इसके और घटक क्या क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर राम हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राम, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मूंग और चौला यानी कि लोबिया की खेती के बारे में। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि ये इसकी खेती अपनाकर किसान कैसे इससे फायदा ले सकते हैं, कितनी महत्वपूर्ण फसलें हैं ये? देखिए, दलहनी फसलों में मूंग और चोले का अपना एक बहुत ही महत्व है। जैसे हमारे खाद्यान्न के हिसाब से भी और अभी जैसे मानसून में देरी हो रही है उसके हिसाब से भी। जहां फसलों की बुआई नहीं हुई है तो ये जो मूंग और चोला जो हैं ये कम समय में पकने वाली फसलें हैं और इससे किसान को जो आमदनी होती है वो बाकी फसलों के अनुपात में ज़्यादा होती है। और इसी के साथ इसमें यह भी है कि ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि दूसरी फसलों के साथ लगाने से दूसरी फसलों की उपज को बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। तो इसलिए इनकी बुआई करना हमारे जो किसान भाई अभी नहीं किए हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और अगर किसी सूरत में ऐसा होता है कि कुछ किसान भाई इसको दूसरे उद्देश्य जैसे सब्जी के लिए लगाते हैं, चौला के विशेष तौर से, तो उसको भी लगाया जा सकता है। जो शहर के नज़दीक का जो एरिया होता है या क्षेत्र है उसमें इसकी जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है और उससे उपज है वो बहुत अच्छी ली जा सकती है। जी, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही फसलें काफ़ी मुनाफेदार हो सकती हैं हमारे किसानों के लिए साबित। लेकिन इसके लिए सही समय अभी चल रहा है, आपको देर यहाँ पर नहीं करनी है, आप लगा सकते हैं, कम अवधि में तैयार हो जाती हैं और अच्छी मांग के चलते इनके दाम भी आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर मिल सकते हैं। और आपकी खेतों के लिए तो खेतों की खास तौर पर मिट्टी के लिए तो काफ़ी फायदेमंद साबित होती हैं। जी हाँ, आप इसकी खेती किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी उन्नत किस्में हैं, इन तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक खास रिपोर्ट है उस पर नजर डाल लेते हैं। मूंग एक अहम दलहनी फसल है। किसान गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर भी मूंग को बो सकते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। दूसरी फसलों की तरह मूंग में भी खरपतवार की समस्या आ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई से पहले उचित उपाय करें। मूंग की उन्नत किस्मों में पूसा विशाल, पूसा 9531, पूसा रत्ना, पूसा 672, सम्राट, पीडीएम 54, पीडीएम 11, आईपीएम 023, आईपीएम 0214 और एसएमएल 668 शामिल है। इनके अलावा पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, पंत मूंग 3, पंत मूंग 4, पंत मूंग 5, पंत मूंग 6, आरएमजी 268 और आरएमजी 492 भी मूंग की किस्में हैं। बात अगर चौला की करे तो लोबिया को ही चौला कहा जाता है। लोबिया की खेती के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी चौला बोया जा सकता है। इसके खेतों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूरी है। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस उद्देश्य से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर काफी रहते हैं। लोबिया यानी चौला की प्रमुख उन्नत किस्मों में पूसा 578, पूसा संपदा, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती,
टाइप 2 और पूसा कोमल आदि शामिल है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको फिर याद दिला दें कि हम आपके फोन कॉल्स का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर समय समय पर हमारे टोल फ्री नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, बस आपको इन्हीं पर कॉल करना है। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल जानेंगे और उनके सवाल के जवाब जो है हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पवार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें जानकारी दी थी कि समन्वित खेती प्रणाली है क्या और किस तरह से फायदा पहुंचा सकती है हमारे किसानों को। तो ऐसे में डॉक्टर पवार इसके घटक क्या क्या हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, इसके जो घटक हैं, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था हमारा फसलें है, दूसरा हमारा आता है पशुधन, तीसरा आता है उद्यानिकी फसलें, चौथा आता है मत्स्य, और इसके साथ साथ हम दूसरे साथ भी घटक भी लगा देते हैं, जैसे कि हम मधुमक्खी पालन इससे जोड़ देते हैं, मशरूम उत्पादन को इसके साथ लिंकअप कर देते हैं। तो जितने भी खेती में होने वाली प्रक्रिया या घटक है, इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समावेशित करके ही जो समन्वित कृषि प्रणाली को बनाया गया है। अभी जैसे हमारे साथी बता रहे थे मूंग और लोबिया के बारे में, चोला के बारे में, इनको भी हम इनके साथ फसलों में समेकित किए हुए पशुधन के साथ। भाई मूंग से आपको मूंग की दाल मिल गई है और जो इसका पौधा है वो हरे चारे का काम करेगा। अगर हरे चारे की एक तो समस्या नहीं है किसान के पास, तो इसको वो खेत में एक हरी खाद के रूप में प्रयोग करेगा। ऐसे ही चौला आप फली उसका बेच दीजिए, 60 दिन में फली तैयार हो जाती है, 60 दिन तक पौधा पूरा हरा रहता है। और हरे चारा, जब ये हमारी दलहनी फसलों का चारा हम पशुओं को खिलाते हैं, तो हमने ये पाया है कि अगर पशु को हम 1 से 1.5 किलो दाना ना भी दें तो उसका उत्पादन और उसकी शारीरिक वृद्धि कम नहीं होती है। तो इस प्रकार से जितने ये घटक हैं खेती के, उनको आपस में हम समन्वित करेंगे और उनसे उत्पादन बढ़ाएंगे और खेती का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। अब देखो डेयरी का खर्चा कम हो गया यदि हमने हरे चारे को इसके साथ जो है पशुधन के साथ समेकित कर दिया। फसलों से हरा चारा हमारा निकल के आ गया, दाना हमारा निकल के आ गया, दूध हमारा जो है एक तरीके से देखा जाए बहुत ही कम खर्चे में उत्पादन उसका हो जाता है। जी, तो बिल्कुल ये तमाम घटक हैं, ना केवल हम फसलों की यहाँ पर खेती के पर ही ध्यान दें, बल्कि उसके जो अन्य हमारे घटक आ जाते हैं, जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है, अगर हम इन्हें भी अपनी खेती के साथ जोड़ दें तो निश्चित तौर पर लागत में कमी आएगी और साथ ही साथ हमारी जो आमदनी है उसमें भी दोगुना क्या हम कह सकते हैं तिगनी या फिर चौगुनी भी वृद्धि हो सकती है। बस हमें ये समझने की जरूरत है कि अब हमें थोड़ा सा बदलाव अपनी खेती की प्रणाली में यहाँ पर जरूर करना है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर राम का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राम, आपने कहा कि मूंग और चौला की खेती हमारे किसान अभी कर सकते हैं, तो कब तक का समय है इन्हें लगाने का? देखिए, कुछ एरिया जो उत्तरी भारत का है विशेष तौर पे, उसमें प्री मानसून जो कहते हैं, मानसून आने से पहले जो वर्षा हुई थी उसके अंदर इसकी पहले से बुआई हो चुकी है जी। लेकिन बहुत सारा एरिया राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का है या कुछ हरियाणा, पंजाब में है, अभी भी किसान जो है मानसून का वेट कर रहे हैं जी। तो वो किसान भाई जो जल्दी पकने वाली या मध्यम पकने वाली जो किस्में हैं इनकी, जैसे आपने हमें पहले बताया, वो किस्में लगा सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि इसमें एक विशेष बात होती है, जैसे मूंग और चौला की बुआई में, वो ये होती है कि इसमें जो पहले 15 से 20 दिन का जो समय होता है उसके अंदर खरपतवार और पौधे के अंदर जो कंपटीशन हम बोलते हैं या पोषक तत्वों के लिए होता है, क्योंकि खरपतवार की जो बढ़वार होती है वो तेजी से होती है और फसल उसमें कुछ जो बढ़वार होती है धीमी होती है। तो उस समय एक बार हमें निराई गुड़ाई अवश्य कर लेनी चाहिए 20-25 दिन के अंदर दोनों ही फसलों में। उसके लिए आप कसोला या खुरपी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सोइंग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर सोइंग किसान भाइयों को कल्टीवेटर से या सीड ड्रिल जिसको बोलते हैं उससे करनी है और लाइन में करनी है,
ताकि हम जो उसके अंदर अंतः कृषि क्रियाएं बोलते हैं या इंटरकल्चर ऑपरेशन होती हैं उनको आसानी से कर पाए। तो उसके दौर बाद में तो क्या होता है कि जो इनकी बढ़वार होती है मूंग और स्पेशली जो आपका लोबिया है, ये जो हमारा धरातल है उसको कवर कर लेती हैं। तो उसके बाद में खरपतवार का जो उगना है वो कम हो जाता है। इसीलिए इनको कई बार किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि ये कवर क्रॉप के रूप में या भूमि का जल संरक्षण के रूप में भी कार्य करती हैं, जी, ताकि तो इन फसलों का यहाँ पर चुनाव किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और आपको बता दें कि हमारे जो कुछ दर्शक हैं अपने सवाल ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचाते हैं, और इस वक्त भी एक ईमेल हमारे पास यहाँ पर आया है राजस्थान के कोटा से। राकेश जी ने हमें ईमेल किया है और इनका सवाल यही है कि वो मूंग लगाना चाहते हैं, क्या अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो उन्नत किस्म कौन सी है? क्या कहेंगे डॉक्टर राम? अभी आप जिक्र ही कर रहे थे कि राजस्थान में हमारे किसान लगा सकते हैं। कोटा से ये सवाल आया है। कोटा क्षेत्र के लिए जो हमारे यहाँ पूसा संस्थान ने जो फसल कुछ किस्में हैं उसके अंदर कुछ हैं वो पूरे देश के लिए बनाई गई हैं और उनका किसी भी क्षेत्र में उत्पादन किया जा सकता है जी। तो कोटा क्षेत्र के अंदर क्या है कि जो मानसून का जो टाइम है वो इस बार कम रहेगा, और अगर उनके पास सिंचाई का कोई स्रोत नहीं है तो पूसा विराट वैरायटी लगाए जो 55 से 60 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है और इससे उपज भी अच्छी आती है। और इनमें कोई उस क्षेत्र के अंदर विशेष तरह से इनमें मोजेक की प्रॉब्लम होती है तो वो भी कम आता है, क्योंकि जहाँ नमी और साथ में तापमान अधिक होता है वहाँ पे मोजेक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन कोटा संभाग राजस्थान का ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, आर्द्रता का बहुत नहीं है, तो पूसा विराट किस्म का ये चुनाव कर सकते हैं या पूसा रत्ना है वो भी कर सकते हैं। बाकी भी कोई अगर तो मुख्य तौर पर यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ की यही सलाह है कि पूसा विराट किस्म है, पूसा रत्ना किस्म है, जो आप राकेश जी अपने क्षेत्र में मूंग लगा सकते हैं। अभी समय चल रहा है, आप बिल्कुल इसके लिए तैयारियां यहाँ पर कर लीजिए। आइए इसके साथ हम बढ़ेंगे आगे और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, अपने सवाल जरूर तैयार रखिए, हम जल्दी हाजिर हो रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मूंग और चौला यानी कि लोबिया की किस्मों के बारे में और बुआई के बारे में, और साथ ही साथ समन्वित खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और एक और जरिया आपको बता दें, हमारी ईमेल आईडी, जी हाँ, हेलो किसान 2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। अभी आप ईमेल कीजिए, हम तुरंत ही आपके सवाल यहाँ पर शामिल कर लेंगे कार्यक्रम में और उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें, एक और ईमेल हमारे पास यहां पर आ गई है। नरेश जी ने भेजी है, ये जिंद हरियाणा से। और डॉक्टर पवार, ये जो ईमेल है ये आपके लिए है। ये मछली पालन करना चाहते हैं, समन्वित खेती प्रणाली को अपनाना चाहते हैं, तो किस तरह का मॉडल ये तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने बात की है, और जब हम
उत्तर भारत की बात करते हैं जी तो मछली उत्पादन पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। अब इसकी बहुत अच्छी उन्नत तकनीकी आ गई है जिसको बायोफ्लॉक भी बोलते हैं जी और 2-3 विधियां ऐसी हैं जिससे किसान भाई मछली पालन कर सकते हैं। जी लेकिन अगर एक किसान सामान्य तौर पर भी करना चाहे, जैसे हमने देखा गांव में वो छोटे छोटे तालाबों में भी मछली पालन करते हैं, तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि उस तालाब के पास वो पशुधन को मछली पालन से समेकित करें। जी नहीं तो जो हम मछली को इतना दाना देते हैं वो खर्चा ज्यादा आ जाता है और उसका खर्चे के अनुपात में लाभ का जो अनुपात है वो बहुत कम हो जाता है। तो यदि उसके साथ पशुधन जैसे डेयरी पशु को उसके साथ समेकित करें और सिर्फ उसमें गोबर डालने की जरूरत नहीं है, तालाब में पशु वो है उनको बांधा गया है, उनका शेड है, उसका धुलाई का ही तो मछलियों के लिए इतना जो प्लैंकटन तैयार हो जाता है कि वो मछलियों के लिए खाने का पूरा साधन बन जाता है। इसी प्रकार समेकन में अगर हम बात करें तो बकरी और पोल्ट्री की भी हरियाणा में बहुत ही अच्छा स्कोप है और बहुत से किसान इसको कर भी रहे हैं। तो मछली का तालाब के रूप में भी कर सकते हैं, बायोफ्लॉक के ऊपर भी कर सकते हैं और एक IRS सिस्टम है उसके अंतर्गत भी कर सकते हैं। लेकिन उसके किसान का ये नहीं है कि वो उसमें कितना खर्च कर सकते हैं। तो हम बता रहे हैं एक मध्यम किसान के विषय में जो एक तालाब में अपना मछली पालन करना चाहते हैं, तो सिर्फ उनको उसके बीज का ही खर्च होगा और उस खर्च से बाकी खर्च नहीं होगा। इसकी जो विस्तृत जानकारी है हरियाणा प्रदेश में, इसके ऊपर बहुत सी योजनाएं परियोजनाएं भी चली हुई हैं, जिसका वो पूरा संज्ञान अगर लेना चाहते हैं तो अपने पास के किसी विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं जी या निकटतम जो उनका विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर है वहां भी वो संपर्क करें। और अगर ऐसा नहीं कोई हो पा रहा है हमसे संपर्क करें, हम उनको पूरा इसका जो है विवरण बताएंगे और इनकी सहायता करेंगे। और संभव हुआ तो हमारा वैज्ञानिक जो मत्स्य पालन के वैज्ञानिक है वो व्यक्तिगत रूप से इनके फार्म पर पहुंचेंगे और इसका कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। तो नरेश जी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर डॉक्टर पवार ने आप तक पहुँचाई है। आप संपर्क कर सकते हैं, निकटतम कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है या फिर आप मोदीपुरम स्थित डॉक्टर पवार के संस्थान का भी रुख यहाँ पर कर सकते हैं। आपको पूर्ण सहायता यहाँ पर जरूर दी जाएगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और मेल हमारे पास आ गई है यहाँ पर इंदौर से मीना जी की और ये लिखती हैं मूंग की खेती करना चाहती हैं, उन्नत किस्म क्या रहेगी, क्या कहेंगे आप? रीना जी ये पूछना चाहती हैं डॉक्टर राम। देखिए मध्य प्रदेश का जो एरिया है रीना, जो राउत जी पूछ रही हैं जी, वहाँ पे कई तरह की भूमि है। तो अभी तो हम यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर एरिया जो है जहाँ मूंग और लोबिया की खेती होती है स्पेशली वो वर्षा आधारित खेती होती है और इसलिए वो जो है कम समय में पकने वाली जो फसलें हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको पूसा 105 है, पंत मूंग है, वो भी लगा सकते हैं जी। और ये जो फसलें हैं 2-3 किस्में हैं ये वो लगा सकते हैं। और इनके लगाने से क्या है कि जैसे IRI या पूसा संस्थान ने जो पूसा रत्ना स्पेशली जो बनाई है वो भी लगा सकती हैं। और जो वहाँ लगाने के बाद में विशेष तौर से अगर बारिश नहीं आती है तो एक वो सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है वो ज़्यादा शुष्क है जी। और अगर बारिश का जो
जी। मानसून सही समय पे चलता रहता है, तो इन दोनों ही फसलों के अंदर सिंचाई की कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल। नहीं तो है। ये रीना जी, ये तमाम किस्में हैं जिसका आप चुनाव कर सकती हैं अगर आप मूंग की खेती करना चाहती हैं, जैसे आपने ईमेल में यहाँ पर जिक्र किया है। देखिए, लगातार हमारे जो दर्शक हैं हमें लगातार ईमेल की बौछार कर रहे हैं। एक और ईमेल यहाँ पर आ गई है जिसे मैं कार्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश के रतलाम से ही ये ईमेल आई है और यहाँ पर मैं बता दूं, नरेश जी ने ही ये मेल की है। और डॉक्टर पवार, आपके लिए ये सवाल है कि ये समन्वित कृषि प्रणाली की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, समन्वित कृषि प्रणाली के लिए हमने जो जबलपुर सेंटर को और ग्वालियर में जो दोनों विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर हमने अपने केंद्र खोले हुए हैं। आप वहाँ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा जी। और प्रशिक्षण के साथ साथ जितना भी आपको फार्म पर आपकी वो तकनीकी की जो व्यवस्था है वो भी हम करेंगे। और जब ये कोविड की समस्या दूर हो जाएगी तो हमने अपना एक कार्यक्रम बनाया है पूरा देशव्यापी। हम इस प्रकार के जो उत्सुक किसान हैं इन सबको अपने संस्थान में बुलाकर प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण देने के बाद समन्वित कृषि प्रणाली का मॉडल इनके खेतों में हम स्थापित भी करेंगे। और वहाँ जैसे भी इंदौर का भी एक प्रश्न था मूंग के लिए, बहुत ही अच्छा लगा जी। ये सोयाबीन का एरिया है, यहाँ मूंग के लिए किसान भाई कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। इन चीजों को जो दलहनी फसलें हैं इनको हम जैविक रूप से उत्पादित करवाना चाहते हैं जी। तो समन्वित कृषि का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जैविक खेती में हमें जरूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए खादों की। खाद में हमें गोबर खाद सबसे जरूरी है, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, और ये हमें पशुधन से ही प्राप्त होती है जी। तो हम प्रशिक्षण देकर इनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं और ये अपने निकटतम जो है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से विश्वविद्यालय से स्थापित करें जी। और जैसे ही इसका समाधान होगा तो हम मोदीपुरम में इनको बुलाकर यहाँ प्रशिक्षण भी देंगे जी। बिल्कुल। तो नरेश जी, देखिए, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग कहाँ से मिल सकती है, विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और बता दें, कॉलर यहाँ पर जुड़े हुए हैं उदयपुर राजस्थान से। रोशनी जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा नाम रोशनी है और मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इस वक्त मैं चोला की क्या खेती कर सकती हूँ, और कर सकती हूँ तो कौन सी किस्म रहेगी सही जी? ले सकती हूँ जी। बिल्कुल। डॉक्टर राम, क्या कहेंगे, उदयपुर राजस्थान में कर सकती हैं क्या ये लोबिया की खेती? देखो, लोबिया की जो खेती है वो उदयपुर राजस्थान में कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छी पैदावार भी होती है इसकी। और स्पेशली जो पूसा सावनी है, गुजरात काउपी 122 है, ये किस्में वहाँ पे लगा सकते हैं। ये जो फसलें हैं ये करीब करीब 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती हैं उस क्षेत्र में, तो आप इनको लगा सकते हैं। और अगर आप उसके लिए लगा रहे हैं, सब्जी के लिए जो आपका एरिया है वो अगर शहर के नज़दीक है तो आप पूछा जी सुकोमल वैरायटी है जो भारतीय कृषि अनुसंधान का ही बनाया हुआ है, उसको लगा सकते हैं। उसकी आपको अच्छी उपज मिलेगी और उसके साथ आपका लाभ भी अच्छा रहेगा। और अगर वहाँ पे कुछ पथरीला एरिया है तो आप उसमें आप जैसे कुछ ऑर्गेनिक मैटर का वहाँ पे प्रॉब्लम है सॉइल में, तो आप उसके लिए वर्मी कंपोस्ट या FIM मिला सकते हैं, जिससे आपका जल संरक्षण बढ़ेगा और आपको बिना सिंचाई के ही अच्छी पैदावार उसमें मिलेगी जी। बिल्कुल। तो रोशनी जी, देखिए, आप लगा सकती हैं बिल्कुल। आपको कौन कौन सी वैरायटी या फिर कहीं किस्मों का चयन यहाँ पर कर सकती है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बिल्कुल सही समय चल रहा है, आप इसके लिए तैयारियां यहाँ पर ज़रूर कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे और एक और मेल हमारे पास यहाँ पर आ गया है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। रोहन जी ने हमें मेल किया है। डॉक्टर पवार, ये मेल जो है ये आपके लिए है। मधुमक्खी पालन और खेती साथ में करना चाहते हैं, क्या ये संभव है, ये जानना चाहते हैं रोहन जी, क्या कहेंगे आप?
हाँ, मधुमक्खी पालन समन्वित कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग है जी। लेकिन इसमें सबसे जरूरी है कि भाई मधुमक्खी के लिए हमें वर्ष भर जो है फूल उपलब्ध होने चाहिए। तो कानपुर का जो एरिया है यहाँ पर कौन कौन सी पहले फूलों वाली फसलों को हम कृषि प्रणाली में अपनाए जिससे कि मधुमक्खियों को आपको पूरे वर्ष फूल मिलते रहें। तो सबसे पहली जरूरत तो ये है जी। और दूसरा ये है कि आजकल का जैसे मौसम है जुलाई अगस्त, इसमें फूल कम मिलते हैं तो इसका जो एक अलग से सप्लीमेंट्री फीड देने का जो तरीका है उसके बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। और मैं किसान भाई को ये बताना चाहता हूँ आपके पास जो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वहाँ प्रोफेसर करम हुसैन जी हैं, वो हमारे इसी समन्वित कृषि प्रणाली कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं जिसमें वो आपकी पूरी सहायता करेंगे और अगर संभव हुआ तो आपका ये जो मधुमक्खी पालन की यूनिट भी स्टैब्लिश करने में जितना भी तकनीकी ज्ञान है आपको वो प्रोवाइड करेंगे और इधर से अगर आप चाहेंगे तो हम भी विशेषज्ञ की व्यवस्था कराने का जो है प्रबंध करेंगे। बिल्कुल। तो रोहन जी देखिए आपकी मदद के लिए यहाँ पर बिल्कुल सभी तैयार हैं। जानकारियाँ अभी तक जितनी भी महत्वपूर्ण है हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुँचा दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप फूलों की खेती के साथ साथ सफलतापूर्वक यहाँ पर मधुमक्खी पालन ज़रूर करेंगे और इसमें निश्चित तौर पर अच्छी सफलता ज़रूर हासिल करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल समन्वित खेती किस तरह से आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है, मूंग और लोबिया की आप खेती करना चाहते हैं तो किस तरह के आपको प्रबंधन कार्य करने की ज़रूरत है, इन दोनों ही विषयों के संदर्भ में जानकारियाँ आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका ही मन जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं समन्वित खेती के बारे में और साथ ही मूंग और लोबिया की खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और ईमेल आईडी पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है और आपके सवाल हम सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे और हमारे विशेषज्ञ उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हरियाणा से हमें शिवानी जी ने कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरे को ये जानना था कि मूंग की खेती इस मौसम में कर सकते हैं कि नहीं और कौन सी किस्म अच्छी रहेगी। जी, मूंग की खेती देखिए लगातार हमारे विशेषज्ञ यही जानकारी दे रहे हैं कि ये सही समय चल रहा है, आप इसकी खेती कर सकती हैं, लेकिन किस्म कौन सी है इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ आपको और विस्तार से बताएंगे। सोनीपत हरियाणा से बात कर रहे हैं डॉक्टर रामगे। शिवानी जी, जो हरियाणा का सोनीपत एरिया है उसके लिए सबसे उपयुक्त फसल है आपका जो विराट है, जो पूसा ने विकसित किया है, वो कम समय में होगी। और इसके साथ साथ जो स्पेशली सोनीपत का जो एरिया है उसके अंदर सीड ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं बीजो उपचार के लिए आप इसमें राइजोबियम कल्चर जो आती है उससे उपचारित करके बोएं। और तो इससे क्या होता है कि जो इनकी नाइट्रोजन सॉइल के अंदर फिक्स करने की या ऐड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें हम 15 से 20 किलो जो नत्रजन है वो बुआई के समय देते हैं और उसके बाद में कोई इसमें खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। तो इसलिए इसकी अच्छी उपज लेने के लिए आप इसको अगर राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके जो लगाएंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपकी फसल का जमाव है वो अच्छा होगा और ये कम समय में तैयार हो जाएगी और आपको अच्छा मुनाफा देगी। जी बिल्कुल। तो देखिए हमारी महिला किसान यहाँ पर आगे आ रहे हैं, अपने सवाल हमसे पूछ रही हैं। खेती बाड़ी में महिलाओं का योगदान हमेशा से ही अच्छा रहा है और ऐसी जानकारियां हासिल करके वो बिल्कुल और अपने कदम विकास की ओर बढ़ा रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जो महिला किसान यहाँ पर अपने सवाल हमसे पूछती हैं और अपनी जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान यहाँ पर जानने की कोशिश करती हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और मेल हमारे पास यहाँ पर आ गया है। गुजरात के सूरत से हमें विपिन शाह जी ने मेल किया है। डॉक्टर पवार, आपके लिए ये सवाल है। ये लिखते हैं कि शुरुआत में डॉक्टर साहब ने मशरूम उत्पादन का जिक्र किया था, मुझे मशरूम उत्पादन करना है, तो इसके बारे में मुझे जानकारी दें। क्या कहेंगे डॉक्टर पवार? हाँ, देखिए जो मशरूम उत्पादन है ये किसानों की आय को दुगना नहीं है तिगुना चौगुना करने के लिए बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट है जी। और इसकी इस प्रकार की तकनीकी विकसित हो गई है कि राउंड द ईयर भी मशरूम का उत्पादन कर लिया जाता है। परंतु हमने प्रयोगों से देखा है कि राउंड द ईयर मशरूम तो पैदा कर ली जाती है, परंतु कुछ महीनों में अगर मशरूम पैदा की जाए तो वहां खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो हमने इस विषय में अनुसंधान से ये संस्तुति दी है कि जो हमारा किसान है वो सितंबर से मार्च तक मशरूम का उत्पादन करे तो उसको तापक्रम जो मेंटेन करने की आवश्यकता होती है उस पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं मशरूम के ऊपर ही। हम किसान भाइयों को मशरूम उत्पादन के ऊपर प्रशिक्षण देंगे और अगर नहीं संभव होता कोविड के कारण तो हम ये जो है उनको ऑनलाइन करवाएंगे और इसमें उस प्रशिक्षण में हमारे विशेषज्ञ उनको पूरी ट्रेनिंग देंगे जिससे कि उनको कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो। और उसके साथ साथ हमने जो किसान के लिए सबसे बड़ी जो समस्या आती थी, जो मशरूम उत्पादक है, मशरूम हार्वेस्ट करने के बाद जो उसका सबस्ट्रेट था उसको फेंक देते थे। उसमें तो न्यूट्रिएंट ही थे, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होते, हाई क्वांटिटी में होते हैं। तो उसका भी हमने किसान भाइयों से मालूम किया कि तेजी से हमारी फसल सूख जाती है। तो हमने किसानों को प्रशिक्षण में बताया है
कि उसको जो है इतना कंसंट्रेट में नहीं, उसमें हमने गोबर की खाद मिलानी है या दूसरी कंपोस्ट खाद मिलानी है, जिससे उसकी भी जो गुणवत्ता में सुधार आता है और जो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिससे फसलों को नुकसान नहीं होता जी। तो मशरूम उत्पादन के साथ साथ जो उसका सबस्ट्रेट है उसका किस प्रकार से लाभ के रूप में उपयोग किया जाए फसलों के उत्पादन में, या फिर पशुधन के लिए ये चारे का भी बहुत अच्छा काम करता है जी। तो कैसे कैसे किया जाए, इस प्रशिक्षण में हम किसानों को पूरा समझाएंगे, बताएंगे, और जो किसान करने के लिए उत्सुक हो गए तो हमारे विशेषज्ञ उनके साथ टेलीफोन के जरिए कभी भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और हमें खुशी होगी कि यदि मशरूम की जो यूनिट वो लगाए और उसमें हमारा सहयोग रहेगा जी। और हम इसमें खुले दिल से किसान भाई के साथ। जी बिल्कुल, तो विपिन जी आपने बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर हम कह सकते हैं सवाल पूछा है। मशरूम उत्पादन आप करना चाहते हैं तो उससे पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग बहुत जरूरी हो जाती है। मोदीपुरम स्थित अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली है। आगे आने वाले समय में आप यहाँ का रुख कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, आप पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए, फिर इसकी आप निश्चित तौर पर शुरुआत जरूर कीजिए। इसी के साथ बता दें कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, बाला हरियाणा से हमें कॉल किया है सीता जी ने। उनका सवाल क्या है जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मुझे ये जानना था कि मैं मूंग के साथ गन्ने की खेती कर सकती हूँ? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर राम, मूंग के साथ गन्ना लगा सकते हैं क्या? गन्ना और मूंग आप साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप गन्ने की बुआई करेंगे उसके बाद में अगर जो बीच में गन्ने की जो बुआई होती है वो काफ़ी उनकी जो कतार से दूरी है वो काफ़ी होती है जी। उसके बीच में आप मूंग लगा सकते हैं, जैसे कम समय में पकने वाली जो मूंग है, क्योंकि अगर गन्ने की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है तो उस समय वो मूंग की फसल के लिए जो हमारा प्रकाश होता है उसको नहीं आने देता, तो उसमें नहीं होगी। लेकिन अगर शुरुआती समय में दोनों की साथ साथ बुआई की जा रही है तो आप लगा सकते हैं जी। तो शुरुआती तौर पर जब आप गन्ना बो रहे हैं उसके साथ आप लगा सकते हैं। एक फसल आप ले सकते हैं। उसके बाद में अगर उसकी पैदावार बढ़वार बड़ी हो जाता है गन्ना, उसके बाद में उसका फसल अच्छा नहीं आता है जी, क्योंकि पूरा हम कह सकते हैं सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी और यहाँ पर वो अच्छा नहीं होता है फसलों की बढ़वार के लिए। तो इसके लिए आप शुरुआती तौर पर यहाँ पर जरूर मूंग और गन्ने की साथ में कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर पवार इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे, बताएं। हाँ, मैं किसान भाई को ये बात बताना चाहता हूँ कि जब गन्ने के साथ मूंग उगाने की बात है तो जो गन्ना आपने किसान भाई ने फरवरी से अप्रैल तक बुआई करते हैं जी, उसमें वो आप मार्च तक मूंग लगाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। जब अप्रैल में किसान भाई लगाते हैं, अंबाला के क्षेत्र में हरियाणा में तापक्रम बढ़ जाता है तो फलियां तो बनती है, कभी कभी दाने या तो नहीं बनते तो बहुत ही पतले बनते हैं, तो किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है जी। तो जो फरवरी मार्च में आप गन्ना की बुआई कर रहे हैं उसमें लगाएं। कुछ किसानों को ये एक हो गया था कि हम ट्रेंच विधि से बो रहे हैं, लाइन से लाइन का जो उनका डिस्टेंस है 4 से 5 फीट है जी। तो वो गन्ने की में मूंग की या उड़द की बुआई अगस्त में भी कर सकते हैं। ऐसा किसान भाई बिल्कुल ना करे। गन्ने ने बहुत बढ़वार ले ली है और इस वक्त वो 5 से 7 फीट ऊंचा हो गया है, पत्तियों का फैलाव हो चुका है, तो उसमें जो है वो मूंग को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देगा और किसान को उससे नुकसान होगा और किसान हतोत्साहित होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दोनों विशेषज्ञों ने इस संदर्भ में सीता जी आप तक पहुंचाई है। आप शुरुआती तौर में जरूर लगा लें, लेकिन बाद में इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज करें तो काफी बेहतर रहेगा। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं आगे। एक और मेल हमारे पास यहाँ पर आई हुई है। उत्तर प्रदेश से रतन लाल जी ने ये ईमेल भेजी है और ये सवाल डॉक्टर राम आपके लिए है। ये पूछते हैं कि मूंग और लोबिया क्या मैं साथ में लगा लूं? क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, मूंग और लोबिया साथ में लगाने से होता क्या है, अमूमन दोनों एक ही ग्रुप की किस्में हैं दलहनी, तो उनमें जो पैदावार होती है, जो किसान को जो कुल पैदावार होती है
उसमें एक तो इजाफा नहीं होगा जी। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ फसलें होती हैं जिनमें जिसको नाल बोलते हैं देसी भाषा में किसान, तो वो जो लोबिया के होते हैं उसमें मूंग को वो जकड़ लेते हैं। तो उनकी जो जब हम उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं या फसल को जब हम काटते हैं तो उस समय वो प्रॉब्लम पैदा करता है और एक दूसरे में उसका जो पौधों के सीड हैं उसका भी मिक्सचर चला जाता है। तो हम तो यही सलाह देते हैं कि दोनों को अलग अलग लगाएं। दूसरा जैसे बाजरा है या दूसरी फसलें उनके साथ करने पे तो उनको क्या होता है कि ये जो है हम नत्रजन को भूमि के अंदर ऐड करती हैं और वो उसको नत्रजन को प्रयोग में लेते हैं, तो दोनों फसलें एक दूसरे के सहयोगी हो जाती हैं, तो उससे जो किसान की टोटल उपज होती है वो बढ़ती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि दूसरे फसलों में अगर आप इंटरकल्चर या जो बोलते हैं उसमें लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक ही उसमें लगाते हैं तो उसमें किसान को कोई मुनाफा नहीं होगा, बल्कि उसको जो अंतः क्रियाएं करेगा उसके अंदर उसका समय ज़्यादा लगेगा। जी बिल्कुल। तो साथ में यहाँ पर रतनलाल जी, आप ना लगाएं मूंग और लोबिया, यही सलाह हमारे विशेषज्ञ की। तो बिल्कुल देखिए, महत्वपूर्ण जानकारियां दोनों ही विशेषज्ञ आप तक पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मूंग और लोबिया की खेती के साथ समन्वित कृषि प्रणाली के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है। बता दें, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है, बागपत से प्रिया जी ने हमें कॉल किया है। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहती हूँ कि समन्वित खेती से सब्सिडी मिलती है या नहीं? जी, तो समन्वित प्रणाली अगर आप अपनाती हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जाती है या फिर नहीं? क्या कहेंगे इस संदर्भ में डॉक्टर पवार? जो प्रश्न है ये बहुत समय से चल रहा है और हमारी भी सरकार के साथ बात चल रही है जी। अभी तक समन्वित कृषि प्रणाली के ऊपर कोई इस प्रकार का सहायता या अनुदान का प्रश्न नहीं बना, लेकिन जो उसके कंपोनेंट है जैसे डेयरी है या मत्स्य पालन है या आपका मशरूम उत्पादन है, इन सब पे
सब सरकार की बहुत योजनाएं हैं, ऐसे ही सब्जी जान की फसलों के ऊपर योजनाएं हैं जी। तो आपको आपके क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं अभी लागू हुई है वो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से पता लग जाएगी, उसके जरिए आप ले सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर भी एक पूरा डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो रहा है और हम भारत सरकार से जल्दी करेंगे कि जल्दी ही समन्वित कृषि प्रणाली के ऊपर भी एक योजना चलाई जाए जिससे किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनाने में शुद्धतम और सीधे ही लाभ प्राप्त हो। जी तो सीधे जी जाते हैं, लेकिन अभी तक जो उसके कंपोनेंट है उसके ऊपर ही योजनाएं हैं। जी तो अलग अलग जो घटक हैं, अगर मछली पालन या फिर पशुपालन करना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो उनके लिए तो तमाम योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत हमारे जो किसान हैं बिल्कुल यहाँ पर अनुदान ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे एक मॉडल की बात करें तो अभी इस पर कोई इस तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है, लेकिन जल्द ही इस पर कार्य किया जा रहा है, जल्द ही इस पर भी यहाँ पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर हमारे किसानों के लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया जाएगा। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर राम का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर राम, लगातार हम बात कर रहे हैं कि किसमें कौन सी है, किस तरह से बीजोपचार कर सकते हैं, बुआई करने के लिए किस तरह की तैयारी हमारे किसानों को करनी है, इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। देखिए, बुआई करने के लिए हमें खेती में जो मुख्य तौर पे भूमि की जो तैयारी करते हैं उस पे ध्यान देना होगा। तो उसमें किसान भाई पहले अपने खेत में ये देखें कि हमारा जो वर्षा के समय आने वाले खरपतवार किस तरह के हैं और कितनी इंटेंसिटी या मात्रा में आते हैं, या कहिए कि किस किस्म के खरपतवार हैं। जहाँ खरपतवार की प्रॉब्लम ज्यादा है वहाँ पे वो 2 से 3 बार हैरोइंग कर सकते हैं, और अगर कोई और भी है तो उसमें ज्यादा है तो प्री सोइंग जिनको हम बोलते हैं, बुआई से पहले लगाने वाले जो खरपतवार नाशक हैं जैसे पेंडामेथिलीन है, पैराक्वाट है, इनका वो बुआई करने से पहले या बुआई करने के तुरंत बाद स्प्रे कर सकते हैं। ये ध्यान रखा जाए कि फसल का जर्मिनेशन होने से पहले उसका छिड़काव कर दिया जाए जी। और अगर खेत में खरपतवार कम है और दोमट मिट्टी है या बलुई मिट्टी है जहाँ पे मूंग और ये लोबिया की फसलें लगानी है तो वहाँ ज़्यादा जो कृषि जो भूमि को तैयार करने के लिए ज़्यादा हैरोइंग या उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम बार बार अगर भूमि की मैनिपुलेशन करेंगे तो जो हमारी खेती की लागत है वो बढ़ती है और किसान भाइयों का मुनाफा है वो कम होता है। इसलिए उसमें ध्यान ये रखें कि किसान को जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुसार, अपने खेत की आवश्यकता के अनुसार वो उसमें खेत की तैयारी करें जी। तो इस प्रकार से आप खेत की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। देखिए किस तरह की प्रक्रिया आपको अपनानी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बता दें कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, देवेंद्र सिंह डब्बा जी ने हमें कॉल किया है। क्या है उनका सवाल, आइए जान लें। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह डबास बोल रहा हूँ हरियाणा रोहतक से। जी पूछे अपना सवाल। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि हम जैसे खरीफ में अब ज्वार बाजरा और कपास की खेती करा तो उसमें कई बार क्या होता है, हमारी 2-3 जगह जमीन है जिसमें पानी कहीं ज्यादा है कहीं कम है जी। तो अगर हम मिश्रित खेती करा तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या फायदा होगा हमें? जी क्या कहेंगे डॉक्टर पवार आप इस संदर्भ में? थोड़ा क्वेश्चन को एक बार आप बताएंगे मैडम, क्लियर नहीं आ पाई आवाज। इनकी 2-3 जगह पर जमीन है, ये खेती करते हैं लेकिन कहीं पानी ज्यादा होता है कहीं कमी है उसकी, तो ऐसे में मिश्रित खेती ये करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? देखिए वही जो बात अभी हम पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के लिए बात कर रहे हैं, जैसे जहाँ बाढ़ आई हुई है तो किसानों को तो उनकी फसलों का नुकसान हो गया है जी। तो हम उन्हें नर्सरी डलवा रहे हैं अभी धान की, और अगर अति शीघ्र पानी हट जाता है तो धान की ट्रांसप्लांटिंग कराएंगे। अगर थोड़ा देर होती है तो उसके लिए हम ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसलें लगवाएंगे, और अगर पानी में धान उनका चल रहा है तो उसके साथ अजोला और मछली पालन करवाएंगे जी। बिल्कुल, जैसे हमारे कॉलर यहाँ पर रोहतक हरियाणा से बात कर रहे हैं डॉक्टर पवार, तो आप वहाँ धान का तो फसल ले ही रहे होंगे तो धान के साथ साथ किसान भाई अगर आप
मछली उत्पादन भी करें उसी खेत में, और उसी खेत में थोड़ा अजोला का इनोकुलेशन कर दें। तो अजोला एक प्रकार का जो है फार्म है जो नाइट्रोजन को अपने वातावरण से लेकर फिक्स कर देता है, तो उसकी पूर्ति जो है हमारे धान को हो जाएगी। और ये अजोला सड़ता है तो इससे जो प्लैंक्टन तैयार होता है जो मछली का भोजन है जी। तो निचली भूमि के लिए हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप जो है वहां पर राइस, अजोला और मछली का समन्वित कृषि प्रणाली के रूप में प्रयोग करें, जिससे आपकी धान की उपज भी बढ़े, मृदा की उर्वरता भी बढ़े और मछली का उत्पादन भी बढ़े। लेकिन जहाँ जो क्षेत्र जहाँ पानी नहीं है, पानी कम है, तो वहां आपको फसलों का चयन करना बहुत जरूरी है। यदि अभी भी खेत खाली हैं, तो या तो आप एरोबिक राइस की बात करें। यदि आप इसको 15 जुलाई तक एरोबिक राइस लगा सकते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं लगा सकते तो 15 जुलाई के बाद आपके पास ऑप्शन बचता है दलहनी फसलों। उसमें मूंग, उड़द, लोबिया बहुत अच्छी फसल है। इसके साथ अगर और उनके पास अभी समय नहीं आ रहा है तो वो आलू का भी उत्पादन कर सकते हैं। उनके क्षेत्र के तापक्रम के अनुसार मुझे लगता है सितंबर में उनके यहाँ आलू लग जाएगा जी। और अगर वहाँ तापक्रम अधिक ज्यादा है तो अक्टूबर में तो आलू को लगा ही देंगे। अक्टूबर से बीच का जो समय है उसको वो फसलोत्पादन में लें, और अगर अधिक सूखा है तो एक बार बिजाई कर दें ढैंचा की। जी तो बिल्कुल, बहुत कम नमी रहेगा जी। वो जो बारिश होगी रुकेगा और वो हरी खाद का काम करेगा। जी बिल्कुल। तो देवेंद्र जी, किस तरह की आप यहाँ पर प्रणाली अपना सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। और डॉक्टर पवार, इतनी अहम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने दर्शकों को जागरूक किया समन्वित खेती के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर राम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, मूंग और लोबिया की खेती के बारे में अहम जानकारियां साझा की। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में आपने समन्वित कृषि प्रणाली और साथ ही साथ मूंग और लोबिया की खेती के बारे में जाना। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए जानकारी दे देते हैं। हमारे अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहने वाला है दुधारू पशुओं में पोषण सुरक्षा। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे भेड़ बकरी पालन से कैसे बढ़ाएं आय। दोनों ही विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पहले ही हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कीजिए हमारी, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके जरिए आप अपने जो सवाल हैं वो पहले ही हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, और वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। अपनी सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। साथ ही आपको एक विशेष जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम किसी भी समय देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी। जी हाँ, आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और आप अपने मोबाइल फोन पर ही देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम हेलो किसान, और खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल